नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें, लेकिन सबसे पहले बात हैदराबाद के लॉकडाउन की। आज हैदराबाद की आवाम को पहली मर्तबा पता चला कि लॉकडाउन दो तरह का होता है। एक होता है सॉफ्ट लॉकडाउन, जो 12 मई सुबह 10 बजे से नाफिज हुआ था, और दूसरा होता है हार्ड, स्ट्रिक्ट या सख्त लॉकडाउन, जिस पर आज सुबह 10 बजे से अमल आवरी शुरू हुई। आप सोच रहे होंगे कि दोनों लॉकडाउन में क्या फर्क है, क्योंकि दोनों की टाइमिंग सुबह 10 बजे से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक है और तहदीदात यानी रेस्ट्रिक्शंस भी कॉमन है। जी हां, इन दोनों में उसूलन कोई फर्क नहीं है, लेकिन इस पर अमल आवरी में बहुत ज्यादा फर्क है। कल तक लॉकडाउन के दौरान सड़क से गुजर रहे अफराद को जलील नहीं किया गया, उनकी इज्जत नफ्स को ठेस नहीं पहुंचाई गई, उन्हें झूठा साबित करने की कोशिश नहीं की गई। बड़े पैमाने पर उनकी गाड़ियां जब्त करके उन्हें जहनी, जिस्मानी और माशी तकलीफ नहीं पहुंचाई गई। लेकिन सख्त लॉकडाउन में आज से यह सब शुरू हो गया। आज लोगों को पुलिस के सामने रोते गिड़गिड़ाते हुए देखा गया, क्योंकि पुलिस एहलकारों ने उनकी ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया कि वो कोई जरूरी काम या मजबूरी की वजह से ही घर से बाहर निकले हैं। उनकी गाड़ियां जब्त करके पुलिस ने उन पर झूठा होने का ठप्पा लगा दिया। चालान हुआ सो वो अलग। सैकड़ों अफराद को उस पुलिस चेक पोस्ट से अपने घर तक पैदल वापस जाना पड़ा। अपने एक्शन से पुलिस ने यह पैगाम देने की कोशिश की कि लोग कोविड पिकनिक या कोविड टूरिज्म के मजे लूट रहे थे, जिससे आज से रोक दिया गया। आज पुलिस ने शायद यह तय कर लिया था कि किसी की भी बात पर भरोसा या एतबार नहीं करना है। कोई दवा लेने जा रहा हो या कोई दवा खरीद कर अपने घर वापस जा रहा हो, वो भी पुलिस की जद में आ गया और उसकी गाड़ी भी जब्त हो गई। हां, कुछ लोग जरूर पुलिस एहलकारों को कन्विंस करने में कामयाब हुए कि वो गैर जरूरी वजह से घर से बाहर नहीं निकले हैं। गोया कि आज हैदराबाद की सड़कों पर सच्चों और झूठों का इम्तिहान लिया गया। जो पास हो गया वो चालान से बच गया और जो झूठा साबित हुआ उसकी गाड़ी जब्त हो गई। लॉकडाउन शुरू होने से करीब 2 से 3 घंटों यानी 10 से 12-1 बजे के दरमियान शहर की लगभग सभी सड़कों पर एक अफरा तफरी का माहौल था। अरे उसके अंदर यो भैया हेलमेट है 4 मिनट भी है ना। हाँ भैया क्या टाइम हो रहा है? लॉकडाउन की इब्तिदा यानी 12 मई से स्विगी और जोमेटो की फूड डिलीवरी सर्विसेज लगातार चालू थी, लेकिन आज पुलिस की सख्ती का सबसे बड़ा शिकार ये फूड डिलीवरी बॉयज ही बने, जबकि जियो में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि लॉकडाउन में फूड डिलीवरी की इजाजत है। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने इस सिलसिले में एक ट्वीट करते हुए डीजीपी से जियो पर अमल करने की दरखास्त की है। अपना जोमेटो वालों को रोक ले रहे, सुबह के 4 बजे तक परमिशन है बल्कि मैसेज आया, उसके बाद भी पुलिस वाले रोक लेके एक को 1000 रुपए का चालान डाल रहे। मैसेज भी आ रहा, टीएल को हमला फोन आ कर रहे, टीएल फोन नहीं उठा रहा, ऊपर से क्या है गाड़ियां खींच लिए, किसी से बात करो बल्कि पुलिस वालों से बात भी कराए तो फोन लेके रख ले रहे पुलिस वाले। अब एक जने को 1000 रुपए का चालान डाल रहे। हम लोगों को परमिशन है बल्कि हम ना रोड पे निकले, अब ऐसा पुलिस वाले पकड़ लिए तो अब हमने क्या करना। अब ऑलरेडी मेरे पास फूड भी है, कस्टमर को देने का है फूड,
फिर भी पुलिस वाले बात नहीं सुन रहे हमारी, गाड़ी खींच लिया। अगर फ़ोन पे बात कराने को गए तो फ़ोन अभी खींच ले रहे। आप दिन भर में कितने पैसे कमाते हैं? दिन भर में हम ना सुबह 10 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक लॉगिन रहते हो, 1200 रुपये कमाते। उसमें 300 रुपये का पेट्रोल होता है, 900 रुपये बचते हम लोग को। आपको कहाँ रोके? पुलिस वाले बोल रहे क्या आपको? पुलिस वाले ब्रिंची हॉस्पिटल के सामने रोक लिए हम लोगों को। जोमेटो वालों को परमिशन नहीं है बोल के बोल रहे, लेकिन हमारे सुबह में भी मैसेज आया 4 बजे तक परमिशन है जोमेटो वालों को बोल के। फिर आपके मैनेजमेंट वाले कुछ भी नहीं कर रहे? मैनेजमेंट के टीएल को कॉल करे तो फोन ही नहीं लग रहा टीएल का। अभी हम लोग को 20 रोड पे था, गाड़ी खींच लिया, अब यहाँ से पैदल जाओ बोल के बोल रहे अब हमारे। करना क्या है आपको? अब हमने क्या करना हम लोग को खुद को नहीं मालूम है। फोन आ करे तो फोन नहीं उठा रहे, टीएल का फोन नहीं लग रहा, कस्टमर को कॉल करे तो कस्टमर परमिशन है बोल के बोल रहा उल्टा हमारा कुछ। ये आपका डिलीवरी कुछ है देने के लिए? अभी है ना, फूड है मेरे पास डिलीवर करने का। कस्टमर को बोले तो कस्टमर आके दियो बोल के बोल रहा, परमिशन है आप लोगों को, आप आके दे सकते हो बोल के बोल रहा कस्टमर। लेकिन पुलिस वाले गाड़ी की चाबी खींच ली अभी। लॉकडाउन में मैसेज आया स्विगी को, क्या से स्विगी को परमिशन है बोल के बोल दिए। स्विगी को क्या से परमिशन है बोल के बोले तो हम लोग आगे पूरे ने काम करने तो आगे तो छोड़ रहे थे। पुलिस वाले आईडी कार्ड पूछ रहे थे, आईडी कार्ड हम लोग बता दिए तो क्या कुछ भी नहीं बोल रहे थे। अब वो कल से बोल रहे थे तो रात से बंदे बोल के कुछ ऐसा बोल रहे थे, लेकिन स्विगी से कुछ भी मैसेज नहीं आया। स्विगी वाला बोला परमिशन है आपको लॉकडाउन में बोल के बोला, पुलिस वाले नहीं रोकते बोल के बोला। वो क्या नंबर क्या स्विगी वाला, उसके ऊपर फोन करे हम, स्विगी वाला भी फोन नहीं उठा रहा, कस्टमर कुछ भी नहीं बोल रहा। और क्या जब 12 मई से लॉकडाउन नाफिज किया गया था तो GOMS नंबर 102 में सभी बातों का खुलासा कर दिया गया था कि क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। जब 22 मई को इसमें तौसी की गई तो इसी जियो को एक्सटेंड किया गया। दरअसल कल वजीर आला चंद्रशेखर राव ने वरंगल के MGM हॉस्पिटल का दौरा किया था और बाद में एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए लॉकडाउन पर अमलावरी का जायजा लिया। उसके बाद अहकाम जारी किए गए कि रियासत भर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी की जाए। तेलंगाना में 20 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था, जिसकी टाइमिंग रात 9 बजे था, सुबह 5 बजे थी। 11 मई को जब लॉकडाउन नाफिज करने के अहकाम जारी किए गए तब वजीर आला का स्टैंड कुछ और था। वो लॉकडाउन के सख्त खिलाफ थे, बल्कि 6 मई को वजीर आला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खुद ये बात बताई थी कि लॉकडाउन नाफिज करने से रियासत की पूरी मईशत बर्बाद हो जाएगी। वजीर दाखिला महमूद अली और दीगर वुज़रा ने भी बार बार ऐलान किया था कि तेलंगाना में लॉकडाउन नाफिज नहीं होगा। इसी दौरान तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत पर कोविड के फैलाव को रोकने में नाकामी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इसके फौरी बाद रियासती काबीना ने 12 मई से 10 दिन तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। पहले 10 दिन पुलिस एहलकारों ने अवाम को सड़कों पर जलील नहीं किया, चेकिंग के नाम पर हरासानी नहीं की गई, या अगर हुई भी तो बहुत कम हुई, और लॉकडाउन के दौरान बाहर घूमने वालों को समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया गया। पुलिस के गैर मुतवक्किर रवैये से जहां अवाम खुश थी, वहीं रियासती हाईकोर्ट ने भी लॉकडाउन पर मुअस्सर अमलावरी पर हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट्स की तारीफ की। लेकिन वजीर आला के अचानक एक्शन में आते ही सारा सीन तब्दील हो गया। जब सीएम ने कहा कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाए, तो हो सकता है पुलिस वालों को लगा कि वो ठीक से अपना काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कभी कभार सख्ती का इजहार या डिस्प्ले भी करना जरूरी होता है। आज हैदराबाद की सड़कों पर जो हुआ वो उसी सख्ती का डिस्प्ले या इजहार था, जिसमें सड़कों पर अवाम को बेशुमार तकालीफ का सामना करना पड़ा। आज पुलिस महकमा इतना ज्यादा मुतहरिक हो गया था कि कोविड के गाइडलाइंस की वो खुद खिलाफ वर्जी से बाज नहीं आया। जियो 102 और जियो 8 के मुताबिक पुलिस को उन्हीं अफराद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी जिनको एग्जेम्पशन नहीं दिया गया। पुलिस हफ्ते के दिन सबको एक ही लाठी से हाँकने की कोशिश करती रही, जिसकी वजह से जरूरी खिदमात अंजाम देने वाले अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वजीर आला की हिदायत के फौरी बाद पुलिस के आला अहदेदार ने हफ्ते से जमीनी सतह पर अमल करने के लिए अहकामात जारी किए, हुकूमत के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी।
जुमे की रात को ही वजीर आला की हिदायत पर अमलावरी शुरू हो गई। महकमे बरकी के मुलाजिमीन पर पुलिस ने लाठी का इस्तेमाल किया। इसके बाद हफ्ते के दिन सुबह 10:10 होते ही पुलिस अवाम पर ऐसे टूट पड़ी जैसे वो कोई मुजरिम हो। कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। यही हाल अहकामात के मुताबिक एग्जेम्प्टेड अफराद के साथ भी हुआ, वो भी इसकी जद में आ गए। यहां तक कि सजी सजाई गाड़ी में सहरा पहने दूल्हे को भी पुलिस ने रोक दिया। अब आप ही सोचिए कि क्या कोई सिर्फ लॉकडाउन में बाहर घूमने के लिए दूल्हे की तरह तैयार होकर या फिर उस शख्स दूल्हे की तरह तैयार होकर घूमेगा या फिर उस शख्स की सचमुच में शादी हो रही होगी। अब सवाल यह है कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी करने की हिदायत दी है या फिर पुलिस के लिए चालानात काटने की राह हमवार की है। हाल ही में डीजीपी ने लॉकडाउन से कबल अदालत को बताया था कि मास्क ना लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 31 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए थे। तो आप बाखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ियों को जब्त करने से पुलिस को कितनी आमदनी होगी। पुलिस कार्रवाई के दौरान इतनी मसरूफ हो गई थी कि उन्होंने खुद समाजी फासले का, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा और डीजीपी ने यह साफ कह दिया है कि जो गाड़ियां जब्त की गई हैं वो लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही वापस लौटाई जाएंगी। अब आप सोचिए कि अगर किसी शख्स ने मान भी लीजिए कि उसने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की है और वो गाड़ी लेके बाहर गया, अब अगले 9 दिन तक जब तक ये लॉकडाउन रहेगा वो अपना घर का सौदा कैसे लाएगा? अगर घर में कोई बीमार हो तो उनके लिए दवाएं कहां से लाएगा? एक तो चालान भी वो भर रहा है और लॉकडाउन का उसे खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा ताकि उसे उसकी गाड़ी वापस मिले। केस बुक हो रहा है सर ये? हाँ केस పోలీస్ కమిషనరేట్, సైబరాబాద్ కమిషనరేట్, రాచకొండ కమిషనరేట్ ఏరియాస్లో మార్నింగ్ నుంచి కూడా నేను పర్యటన చేస్తున్నాను. దీంట్లో ముఖ్యంగా చూసింది ఏంటంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈ గూడ్స్ వెహికల్ మూవ్మెంట్ చాలా కనిపిస్తున్నది. అయితే ఈ నార్మల్ టైంలో మనం ఎట్లాగైతే గూడ్స్ లోడింగ్ అన్లోడింగ్ కేవలం నైట్ టైం మాత్రమే చేసేవాళ్ళము, అదేవిధంగా ఈ రోజు నుంచి ఒక నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. గూడ్స్ మూవ్మెంట్ అంతా కూడా లోడింగ్ అన్లోడింగ్ విత్ ఇన్ ద టౌన్స్ అది రాత్రి 9 గంటల నుంచి। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। 17 मई को अरब सागर में आए तूफान ताउते के बाद पानी में डूबे जहाज P305 पर सवार 261 में से 13 लोगों की तलाश आज भी जारी है। अभी तक 60 लोगों की लाशें मिल चुकी हैं और 188 लोगों को सही सलामत रेस्क्यू किया गया है। P305 के साथ एक टगबोट वरप्रदा पर भी सवार 11 लोग लापता हैं। हालांकि 80 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद अब उन सभी के जिंदा बचने के इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं। नेवी और कोस्ट गार्ड की जानिब से चलाए रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 6वां दिन था। बचे हुए लोगों को तलाशने के लिए साइट स्कैन सोनार और INS तरासा के साथ INS मकर के गोताखोर लगाए गए हैं। P305 के लापता क्रू मेंबर्स में जहाज के कप्तान राकेश वल्लभ भी शामिल हैं। ये तूफान के आने के बाद समुद्र में कूद गए थे। इन पर जानबूझकर बार्ज पर मौजूद लोगों की जान आफत में डालने का इल्जाम है। INS मकर एक सर्वे करने वाला जहाज है। नेवी इसका इस्तेमाल हाइड्रोग्राफिक सर्वेस के लिए करती है। नए ज़रिए क़वानीन की मुखालिफत में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर मुस्तैद हैं और आने वाले वक्त में फिर से जमावड़ा बढ़ाने की तैयारी में है। इसी के मद्देनजर संयुक्त किसान मोर्चा के बलबीर सिंह राजेवाल ने
हफ्ते के रोज चंडीगढ़ में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से किसानों से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है, इसलिए मोदी हुकूमत को हमारी जानिब से एक चिट्ठी लिखी गई है। इसमें उनसे किसानों की बात सुनने के लिए बातचीत का दौर फिर से शुरू करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि 26 मई को किसान तहरीक के 6 महीने पूरे हो रहे हैं और उसी दिन नरेंद्र मोदी हुकूमत को भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पीएम बने 7 साल मुकम्मिल हो रहे हैं। इस दिन गांव और शहरों में किसान मजदूर अपने घरों, दुकानों और इंडस्ट्री पर काले झंडे दिखाकर लगाकर मुखालिफत करेंगे। और ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚਾੜਾ ਛਕਾਤਾ। यूपी ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ यूपी ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਰੇ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ यूपी और उत्तराखंड वाले पासे ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਂਜਾ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਪੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੋविड ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ एक अजीब वाक़े में मस्जिद हराम में जुमे के खुतबे के दौरान मेंबर तक जाने की कोशिश करने वाले शख्स को वहां तैनात गार्ड्स ने गिरफ्तार कर लिया। अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मक्का रीजन की पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिस पर इल्जाम है कि उसने मस्जिद हराम में मेंबर पर इमाम तक पहुंचने की कोशिश की थी। अल हरमैन की जानिब से ट्विटर पर कहा गया कि आज एक वाकया पेश आया जब मस्जिद हराम के मेंबर पर शेख बलीला खुतबा दे रहे थे तो एक शख्स ने मेंबर तक रसाई हासिल करने की कोशिश की। उनका कहना था कि पब्लिक सिक्योरिटी ओहदेदारों ने फौरी तौर पर मज़कूरा शख्स को काबू में किया और हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि एहराम में मलबूस शख्स बज़ाहिर लाठी के साथ मेंबर की तरफ तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहा था, ताहम सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुस्तैदी दिखाते हुए इसको काबू में लेकर दूर ले गए। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फलस्तीन और इसराइल के माबीन 11 रोज तक जारी रहने वाली जंग और जुमे की शब से नाफिज जंगबंदी के बाद तबाह हाल गाजा पट्टी की तामीर नौ पर अखराजात का अंदाजा लगाया जा रहा है। गाजा पट्टी पर 11 रोज तक जारी रहने वाली इसराइली बमबारी और फिजाई हमलों के नतीजे में भारी जानी और मादी नुकसान सामने आया। सैकड़ों फलस्तीनियों के शहीद और जख्मी होने के अलावा गाजा पट्टी में दर्जनों इमारतें जमी बोस हो गई। इस दौरान में बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा जिसकी तामीर नौ में कई बरस लग सकते हैं। इसराइल और फलस्तीनी ग्रुपों के बीच फायरबंदी से गाजा पट्टी की तामीर नौ के मामले पर तवज्जो देने का मौका मिला है। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी गाजा की पट्टी की तामीर नौ के लिए $50 करोड़ पेश करने का ऐलान कर चुके हैं। अभी दीगर अरब ममालिक का तामीर नौ के सिलसिले में इमदाद का ऐलान आना बाकी है। अल अरेबिया में शाये रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी में होने वाले मादी नुकसान के हवाले से अभी तक सही आदाद और शुमार सामने नहीं आए हैं। ताहम गाजा में हाउसिंग की वजारत का कहना है कि 11 रोज के अंदर 16,800 रिहायशी यूनिटों को नुकसान पहुंचा। उनमें 1800 यूनिट रिहायश के काबिल नहीं है जबकि 1000 यूनिट्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। गाजा पट्टी में बिजली की तकसीम के स्टेशन के तर्जुमान मोहम्मद साबित के मुताबिक इसराइली ऑपरेशन शुरू होने से आबादी को 12 घंटे बिजली मिल रही थी जबकि अब यह दौरानिया 3 से 4 घंटे हो गया। गाजा में वजारत ज़राअत के अंदाजे के मुताबिक इसराइली हमलों और बमबारी के नतीजे में ग्रीन हाउस काश्तकारी की अराजी और पोल्ट्री फार्मों को पहुंचने वाले नुकसान का अंदाजा तकरीबन $2 करोड़ 70 लाख है। स्काई न्यूज अरेबिया चैनल ने फलस्तीनी सियासतदान और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मुशीर उसामा शुआज के हवाले से बताया कि इस मरतबा तामीर नौ की लागत 2014 से ज्यादा होगी। नेपाल की सदर विद्या देवी भंडारी ने नेपाल की पार्लियामेंट तहलील कर दी है और वसत मुद्दती इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह है कि नेपाली सदर ने इस साल नवंबर में 12 और 19 तारीख को वसत मुद्दती इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। नेपाली सदर ने
नेपाली कांग्रेस के सदर शेर बहादुर और वजीर आजम केपी शर्मा ओली के सरकार बनाने के दावों को खारिज कर दिया। वाज़ेह रहे कि इत्तलात के मुताबिक केपी शर्मा और हिज़्ब इख्तिलाफ ने सदर विद्यादेवी भंडारी को अरकान पार्लियामेंट के दस्तखत वाले खत सौंपकर नई हुकूमत तश्कील करने के लिए दावे पेश किए थे। ओली हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के रहनुमाओं से कुछ मिनट पहले ही सदर के दफ्तर पहुंचे थे। वाज़ेह रहे कि नेपाली आइन की शक 76 के मुताबिक ओली ने हुकूमत बनाने के लिए अपनी पार्टी CPNU-ML के 121 अरकान और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के 32 अरकान की हिमायत के दावे वाला खत सौंपा था। दूसरी जानिब नेपाली कांग्रेस के सदर शेर बहादुर ने 149 अरकान की हिमायत का दावा किया था। शेर बहादुर अपने हमरा हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं को लेकर सदर से मिलने पहुंचे थे। ओली ने 153 अरकान की हिमायत का दावा किया था और शेर बहादुर ने 149 अरकान की हिमायत का दावा पेश किया था। नेपाल की पार्लियामेंट में 275 अरकान हैं और हुकूमत बनाने के लिए कम से कम 138 अरकान की हिमायत दरकार है। ओली का CPN-UML इत्तेहाद 121 अरकान के साथ सबसे बड़ा इत्तेहाद है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कहर बर्पा कर रखा है। बीते दिन यानी पिछले 24 घंटों में दुनिया में 6,19,536 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। हालांकि रोजाना होने वाली अमवात के मामले में खास गिरावट नहीं देखी जा रही है। बीते दिन 12,705 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। उधर ब्रिटेन ने हीथ्रो एयरपोर्ट पर रेड अलर्ट वाले मुल्कों से आने वाले पैसेंजर्स के लिए अलग टर्मिनल का इंतजाम करने की तैयारी कर ली है। एयरपोर्ट मैनेजमेंट का कहना है कि एक ही टर्मिनल से सभी मुसाफिरीन के आने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। बीते कुछ दिनों से रोजाना नए मामले हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। बीते दिन हिंदुस्तान में 2,54,000 नए केसेस आए। इसके बाद ब्राजील में 77,598, अर्जेंटीना में 35,438, अमेरिका में 29,014 और कोलंबिया में 14,838 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। कोरोना की वजह से होने वाली अमवात की बात करें तो रोजाना सबसे ज्यादा लोगों की जान हिंदुस्तान में ही जा रही है। जुमे के रोज वहां 4,143 लोगों की मौत हुई। इसके बाद ब्राजील में 2,136, अर्जेंटीना में 692, अमेरिका में 657 और कोलंबिया में 486 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 16,64,00,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 34,57,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में बीते दिन 2,54,288 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। यह आंकड़ा पिछले 35 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 16 अप्रैल को 2,34,000 मुतासिरीन की पहचान हुई थी। राहत की बात यह है कि इस दौरान 3,52,944 लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि रोज हो रही अमवात का आंकड़ा फिर 4,000 के पार पहुंच गया है। मुल्क में जुमे के रोज 4,142 लोगों ने इस वबा से अपनी जान गंवाई। एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 1,04,868 की गिरावट दर्ज की गई। मुल्क में फिलहाल 29,20,021 कोरोना मुतासरीन का इलाज चल रहा है। रियासत में यानी तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में दिन ब दिन कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 3,308 कोरोना के मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं और 21 अमवात हुई हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर रियासत में कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 5,51,035 हो गई है और मजमूई अमवात 3,106 हो गई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 63,120 नमूनों की जांच की गई। हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में कोरोना के केसेस में कमी देखी गई। तकरीबन 20 अजला में 100 से कम केसेस दर्ज हुए, जबकि गुज़िश्ता 15 दिनों से उन अजला में यौमिया 100 से ज्यादा मुस्बित केसेस दर्ज होते थे। जीएचएमसी के हुदूद में 513 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 40 दिन के अंदर हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन में करीब 50% की गिरावट दर्ज की गई। इस वक्त मुल्क जब कोरोना इन्फेक्शन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है तो टीकाकारी में गिरावट आने को एक्सपर्ट्स बेहद संगीन और तशवीशनाक मानते हैं। पिछले महीने अप्रैल में टीकाकारी में खासी तेजी दर्ज की गई थी, लेकिन मई आते ही रोजाना लगने वाले खुराकों की तादाद आधी रह गई। गौरतलब है कि 1 मई से 18 साल के पार वालों के लिए टीकाकारी शुरू की गई थी। कोविड-19 India.org के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में जब कोविड ने जोर पकड़ा तो टीकाकारी में तेजी आई थी और 10 अप्रैल को 36,59,356 खुराकें एक दिन में लगाई गई थी, जो अब तक का एक दिन में किया गया रिकॉर्ड वैक्सीनेशन है।
लेकिन इसके बाद रोजाना इस्तेमाल होने वाली खुराकों की तादाद में कमी आने लगी। 21 मई को 24 घंटों के अंदर 17,97,274 डोज ही लगाए गए। इन 40 दिनों के अंदर टीकाकारी में 50.88% की गिरावट दर्ज की गई। पिछले माह अप्रैल में हिंदुस्तान में औसतन फी रोज 30,24,362 खुराकें लगाई जा रही थी, जबकि मई में तादाद घटकर 16,22,087 डोजेस रह गई। COVID-19 India.org के मुताबिक 1 मई से 20 मई तक सिर्फ 5 दिन ऐसे हुए जब रोजाना वैक्सीनेशन 20 से 22 लाख खुराकों तक पहुंचा। दीगर दिनों में रोजाना टीकाकारी का आंकड़ा 20 लाख से कम ही बना रहा। यही वजह रही कि कोविन पोर्टल पर लोगों को टीकाकारी के लिए स्लॉट ढूंढने नहीं मिल रहा है। मराकज पर वैक्सीन ना होने के नोटिस के साथ साथ वहां ताले पड़ चुके हैं। टीकाकारी में आई गिरावट को इस तरह भी समझा जा सकता है कि अप्रैल में लगभग 9 करोड़ टीके लगाए गए थे, जबकि मई में अब तक 4 करोड़ के आसपास ही टीकाकारी हो सकी। मार्च के आखिरी हफ्ते में भी मुल्क में टीके की कमी का मसला देखने को मिलने लगा है, जो लगातार बना हुआ है। अब भी कुछ रियासतें ऐसी बची हैं जहां 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन सही ढंग से शुरू ही नहीं हो पाया। कई जगह वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद भी घटा दी गई। हालांकि इस कमी को पूरा करने के लिए मरकजी हुकूमत ने रूसी टीका स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी है, जिसकी कुछ खुराकें लगाई भी जा चुकी हैं। आवर वर्ल्ड इन डेटा के मुताबिक हिंदुस्तान में 100 लोगों की आबादी पर 13.61 लोग या करीब 14 अफराद को वैक्सीन मिल रही है, जबकि ब्रिटेन में फी 100 की आबादी पर 86, अमेरिका में 83, ब्राजील में 26, रशिया में 17 और चीन में 32 को वैक्सीन दी जा रही है। कोरोना के बीच म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस खतरनाक होता जा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 15 रियासतों में ही अब तक ब्लैक फंगस के 9,320 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 235 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 5,000 मामले तो अकेले गुजरात में ही सामने आए हैं। इस इंफेक्शन के चलते कुछ मरीजों की आंख तक निकालनी पड़ रही है। ब्लैक फंगस को हरियाणा ने सबसे पहले वबा डिक्लेयर किया था। उसके बाद राजस्थान ने भी इस इंफेक्शन को वबा एक्ट में शामिल कर लिया, यानी एपिडेमिक एक्ट में शामिल कर लिया। फिर मरकजी हुकूमत ने भी सभी रियासतों से कहा कि ब्लैक फंगस को पैंडेमिक एक्ट के तहत नोटिफाई किया जाए। इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु भी ब्लैक फंगस इंफेक्शन को वबा डिक्लेयर कर चुके हैं। अहमदाबाद में कोरोना से उभरे 15 साल के बच्चे में ब्लैक फंगस का इंफेक्शन मिला है। उसका ऑपरेशन करना पड़ा। 4 घंटे चले ऑपरेशन के बाद वो बच्चा इंफेक्शन से फ्री हो गया। डॉक्टर अभिषेक बंसल ने बताया कि रियासत में किसी बच्चे में म्यूकर माइकोसिस का यह पहला केस है। ऑपरेशन से उसके तालू और साइड के दांत निकालने पड़े। राजस्थान के अजमेर डिवीजन के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई मुतासिर होने से कोरोना के 2 मरीजों की मौत का मामला सामने आया। मौसूला इत्तला के मुताबिक जुमे के रोज रात तकरीबन 12:30 बजे अस्पताल के कोविड वार्ड में दाखिल मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई में खलल पैदा हो गया। वार्ड के करीब ऑक्सीजन प्लांट से सेंट्रल लाइन तक सप्लाई में खलल पड़ने से मरीजों की हालत बिगड़ गई, जिसकी वजह से 1:30 बजे अस्पताल में हंगामा बरपा हो गया। तीमारदारों ने भागकर मुतबादिल सिलेंडरों के जरिए मरीजों को राहत दी, लेकिन इस दौरान बदकिस्मती से 2 मरीज दम तोड़ गए। इस दौरान ड्यूटी पर मामूर जूनियर डॉक्टरों ने भी महाज संभाला। 15 मिनट तक ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासिर होने से मरीजों की हालत बिगड़ने पर मरीजों के घर वालों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस पर किसी तरह पुलिस ने समझा बुझाकर मामला काबू में किया। दूसरी जानिब जिले अजमेर के थाने अरायनई के हेड कांस्टेबल मदन लाल भी कोरोना से अस्पताल में दम तोड़ गए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने एंटीबॉडी की जांच के लिए डिप्कोवैन किट बनाई है। डीआरडीओ के मुताबिक ये किट, जिसमें सार्स-कोवी के वायरस और इससे लड़ने वाले प्रोटीन न्यूक्लियोकैप्सिस एसएनएन दोनों की मौजूदगी का पता लगा सकती है। ये 97% की हाई सेंसिटिविटी और 99% स्पेसिफिसिटी के साथ सिर्फ 75 रुपए की कीमत पर 75 मिनट में आपको रिपोर्ट भी दे देगी। दिल्ली के अस्पतालों में करीब 1000 मरीजों पर तजुर्बे के बाद इसे बाजार में उतारने की इजाजत दे दी गई है। पिछले 1 साल के दौरान इस किट के 3 बैच का अस्पतालों में अलग अलग तजुर्बा किया गया।
नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।